हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। टारगेट 6 जुलाई का लेकर चल रहे हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए और आज हम हल करेंगे पूरे पेपर को, जिसमें सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ सॉल्यूशन जो बताया जाएगा वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फुल पेपर है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि क्या है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं। हिंदी पढ़ा रखी है, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास 12 अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। वहां पे आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने निर्धारित हैं। अब बताइएगा, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या साबरमती से? बताइएगा। तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहां हुई थी सर? साबरमती आश्रम से हुई थी। दांडी यात्रा जो था, ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला, कब शुरू हुआ? तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछा जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर होती है सर? गुजरात में होती है। 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है सर? गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। 2 अक्टूबर को जिस दिन जन्म होता है उस दिन को गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है सर? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? यह भी प्रश्न आपसे बन चुका है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है दांडी यात्रा चलती है। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है दांडी यात्रा आपकी चलती है। ये 4 से 5 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे वह हमने बताए। गांधी जी आपसे पूछा जाएगा 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हमने काफी प्रयास किया कि इसमें बताने का प्रयास। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में, कोलकाता में, ग्रेटर नोएडा में या दुबई में? बताइएगा कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका जो हो जाएगा गोवा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? गोवा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 3 नंबर का, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में फहराया गया? 1920 के अधिवेशन में या 1920 के नागपुर अधिवेशन में या 1929 के लाहौर अधिवेशन में या हरिपुरा अधिवेशन 1938 में? बताइएगा। नवग्रहित तिरंगा जो होता है सर कांग्रेस की किस अधिवेशन में फहराया गया था? 3 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, जिसमें क्या है? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था रखा गया। जिसमें आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया था, जो था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता सर किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता वह करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, माता देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से? बताइएगा। 4 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो माता देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो आपकी हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता किससे हो जाएगी? माता देवी पूजा से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? अशोक क्या माना जाता है सर? महान शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? महानतम शासक माना जाता है, अशोक को माना जाता है। अब क्या है, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। हमने पढ़ा भी रखा है, कलिंग युग के बाद भीषण रक्तपात को देखकर क्या है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। विष्णुगुप्त के जो है किसके बौद्ध संत के प्रभाव में? तो विष्णुगुप्त के या उपगुप्त के या ब्रह्मागुप्त के या ब्रह्मदत्त के? 5 का आंसर आपको देना है, कौन सा हो जाएगा? तो उपगुप्त के संत के प्रभाव में बौद्ध धर्म को अशोक ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट बताइएगा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया? आपसे पूछा जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर सर कहां है? तो वह राजस्थान में आपके स्थित हो जाता है। लेकिन पूछा गया है किस अनुयायियों द्वारा बनाया गया? तो यह आपके जैनियों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा सर बनवाया गया था? जैनियों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आप बताइएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कल्हड़ या कालिदास या राजा राव? बताइएगा। 7 का आंसर आपको दीजिएगा, कौन सा आपके सही हो जाएगा? तो गीत गोविंद के लेखक सर कौन हो जाते हैं? जयदेव हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। कल्हड़ किसके लेखक होते हैं बता दीजिएगा। कल्हड़ किसके लेखक हो जाएंगे? राज तरंगिणी के लेखक होंगे। राज तरंगिणी के लेखक सर कौन हो जाएंगे? राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ होते हैं। क्या होंगे? कल्हड़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 8 नंबर का आंसर दिएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने खलीफा से किसी प्रकार की पदवी धारण नहीं की।
बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। बताइएगा 8 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी धारण नहीं की थी। बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है? गुलाम वंश का संस्थापक होता है। क्या होता है सर? गुलाम वंश का संस्थापक होता है। इसने अपने आप के कौन उपाधि धारण की थी सर? इसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी सर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। नेक्स्ट बताइएगा, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान जो कौन सा ग्रह है वह बताना है। बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। 9 नंबर का आंसर दीजिएगा। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, जाकर के प्लेलिस्ट में अभी 2 दिन में हिंदी आप 14 वीडियो हैं, 14 से 15 वीडियो आप 3-4 घंटे में खत्म कर सकते हैं। पूरी हिंदी आपकी बोर्ड से आनी है। सामान्य ज्ञान जो हमने पढ़ा रखी मास्टर क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां से अच्छा आपका रिवाइज होगा जाएगा। और प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, आप देख सकते हैं। रीजनिंग की 6 से 7 क्लास अपलोड है, आप देख सकते हैं। यहां बताइएगा, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। 9 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र आपका पृथ्वी के समान होता है। और शुक्र को क्या कहा जाता है सर? शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भोर का तारा पूछ ले तो शुक्र हो जाएगा सर। सांझ का तारा अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? अगर सांझ का तारा अगर आपसे पूछा जाएगा तब भी सर शुक्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पृथ्वी की बहन कौन है तो पृथ्वी की बहन कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की बहन किससे कहा जाएगा? शुक्र ग्रह को कहा जाएगा। सबसे गर्म ग्रह पूछ ले सर, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो शुक्र होगा। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन हो जाएगा? 10 का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध या प्लूटो। बताइएगा 10 नंबर का आंसर दीजिएगा। कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कौन से उपग्रह नहीं है? किसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न आपके बार बार पूछा गया है। तो बुध और शुक्र अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हो जाते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। सर मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फीबोज और डीमोज होते हैं। क्या होते हैं सर? फीबोज और डीमोज कौन से उपग्रह होते हैं? मंगल के होते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फीमोज और डीमोज कौन होते हैं? मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। बुध और शुक्र क्या होता है सर? पृथ्वी के ऐसे जो ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होता है। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को सर क्या कहा जाएगा? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को सर क्या कहा जाएगा? मेट्रोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेट्रोलॉजी कहा जाएगा। सिस्मोलॉजी सर क्या होता है बताइएगा? सिस्मोलॉजी क्या होगा? सिस्मोग्राफ कह सकते हैं सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूकंप का अध्ययन अगर आपसे पूछ ले, भूकंप का अध्ययन अगर आपसे पूछा भी जाएगा या प्रश्न कि भूकंप का अध्ययन सर क्या होता है, तो सिस्मोलॉजी आपका हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश या असम या त्रिपुरा या मिजोरम। आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो बताइएगा माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मिजोरम में? तो असम में हो जाएगा। और यह किस नदी पर है सर? या ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा सर? ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। और माजुली द्वीप है या कहां स्थित हो जाता है? असम में हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। बताइएगा 13 का आंसर दीजिएगा। तो कोंकण तट के नाम से उत्तरी भाग को जाना जाता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को। किस प्रजाति के वृक्ष जो है नीलगिरी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां सर कहां पाई जाती हैं? सर तमिलनाडु में। कहां पाई जाती हैं सर? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब पूछा आपसे प्रश्न गया है सर कि किस प्रजाति के वृक्ष जो हैं नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल के वृक्ष, पीर के वृक्ष या यूकेलिप्टिक्स या टीक। तो यूकेलिप्टिक्स के वृक्ष क्या हैं? नीलगिरी पहाड़ी में सामान्य रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित युगों में से अध्ययन करें। एक तरफ दिया गया है सहायक नदी, एक तरफ मुख्य नदी दिया गया है। कौन सा इसमें अध्ययन करें, कौन सा सही हो जाएगा? युग्म आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। सर चंबल की सहायक नदी, चंबल नर्मदा की सहायक नदी होती है।
सोन यमुना की सहायक नदी, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताएगा। तो चंबल सर किसकी होती है? चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी होती है। चंबल सर किसकी सहायक नदी हो जाएगी? चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी होगी। सोन सर किसकी सहायक नदी होती है? सोन सर गंगा की सहायक नदी होती है, न कि यमुना की। सोन गंगा की सहायक नदी होती है, चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी होती है। जबकि आपके मानस पूछा गया था, तो मानस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा 16 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है? निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, या कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। 16 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो आवश्यक आदानों की उपलब्धता आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 17 नंबर का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य कौन सा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, या ये सभी। 17 का आंसर दीजिएगा। तो ये सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं बताइएगा संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, या 30 नवंबर 1950। 18 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतया बनकर तैयार होता है। या आपसे पूछ ले सर अंगीकार कब होता है? अंगीकार का ऑप्शन आप में आ सकता है। तो सर अंगीकार कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 को होता है। अगर पूछ ले सर लागू कब होता है, अगर आपसे लागू पूछ ले तो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। जबकि अंगीकार पूछा जाएगा या पूर्णतः बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को होता है। नेक्स्ट बताइएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो सर मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। सर मौलिक अधिकार किस भाग में है संविधान के? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है, या आप नोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? मूल संविधान के एक भाग के रूप में, या चौथे संविधान के संशोधन के रूप में जोड़ा गया, या संसद द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 19 का आंसर देना है आपका, कौन सा सही हो जाएगा? तो मूल संविधान के एक भाग के रूप में ये क्या थे? मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट आप बताइएगा कि 20 नंबर का आंसर दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय पर लागू नहीं होंगे? भाई इनको अगर राज्य के पास व्यवस्था है, ये कहा गया है अनुच्छेद 37 आपका क्या कहता है? 20 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बताइएगा? 20 का अनुच्छेद 37 आपका क्या कहता है? पहले आप जान लेते हैं राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में। तो राज्य के निर्देशक तत्व आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में हो जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न राज्य का निर्देशक तत्व क्या होता है? भाग 4 में होता है सर। भाग 4 में होता है। अनुच्छेद कितने से कितने तक होता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। जो निर्देशक तत्व होता है अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। राज्य के निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य क्या होता है सर? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। राज्य की स्थापना करना जो है, स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। भाई अगर राज्य के पास व्यवस्था है तो आपको सुविधाएं जो दी गई वो प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए आप वाद नहीं व्यवस्थित कर सकते, या कि आप जाए न्यायालय में वाद कर सकते हैं। यह आपका आर्टिकल 37 कहता है। आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 40 ग्राम सभा का गठन किसमें है? गांवों का गठन या ग्राम सभा का गठन किसमें पूछ ले तो आपका किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 40 होता है। अनुच्छेद 40 सर क्या होता है? गांवों का गठन या ग्राम सभा का गठन होता है। अनुच्छेद 40 में क्या होता है? गांवों का गठन या ग्राम सभा का गठन होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 21 का आंसर दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने बताया भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, या कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या राज्य द्वारा नए अवसर उपलब्ध कराने। तो बताइएगा भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने बता भी रखा है कि सर अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है सर? तो भाग 4 में क्या होते हैं सर? नीति निर्देशक तत्व हो
जाते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे पूछा गया मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 22 का आंसर दीजिएगा, सांख्य के प्रवर्तक कौन होते हैं। ये सब प्रवर्तक के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में, आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि समय कम है, कंटेंट ज्यादा लेना है, तो आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास और जो हिंदी क्लास है वहां आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल, गौतम, चारवाक या जैमिनी। 22 का आंसर दीजिएगा, सांख्य के प्रवर्तक कौन होते हैं सर, बताइएगा। 22 का आंसर आपको देना है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक सर कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे। जबकि अगर पूछे गौतम किसके प्रवर्तक होते हैं, तो गौतम होते हैं न्याय दर्शन के। गौतम सर किसके होते हैं, न्याय दर्शन के अगर प्रवर्तक पूछे तो आपके गौतम होते हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा 23 का आंसर दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सामूहिक उपभोग का अर्थ बताना है। सामूहिक उपभोग का अर्थ बताइए, घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत। सामूहिक मतलब क्या है, समूह में की गई खपत। तो समूह में की गई खपत कहां पर होगी सर, घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्वयं खपत। तो घरेलू खपत अर्थात घरेलू में क्या है, सब कुछ आ जाएगा। तो सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या हो जाएगा, घरेलू खपत। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है, विद्युत की, औषध की, चावल की या दियासलाई की, डेबिया की। 24 का आंसर दीजिएगा, किस वस्तु की मांग लोचदार है। तो चावल की मांग क्या हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। लोचदार क्या होता है, डिपेंड ये करता है कि सर वस्तु की कीमत बढ़ी, उसमें परिवर्तन कितना हुआ, उसकी वृद्धि या कमी में कितना परिवर्तन हुआ, ये जो होता है आपका लोचदार होता है। तो लोचदार क्या है, किस वस्तु की मांग लोचदार हो जाएगी, तो चावल की आपकी लोचदार मांग हो जाती है। नेक्स्ट बताइएगा, नगद रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है। नगद बाजार और खुली बाजार क्रिया किसके उपकरण हैं, राजकोषीय नीति के, मौद्रिक नीति के या बजटीय नीति के या व्यापार नीति के, बताइएगा। 25 का आंसर दीजिएगा, तो मौद्रिक नीति के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मौद्रिक नीति के नगद रिजर्व अनुपात जो होता है और खुली बाजार क्रिया मौद्रिक नीति के उपकरण हो जाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा 26 का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण बताना है, करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बांड, बताइएगा। 26 का आंसर दीजिएगा, क्या होता है, तो चेक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चेक को पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग जाता है, MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग किया जाता है। यह आपसे कंप्यूटर में प्रश्न बन सकता है। चेक को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का होता है। और इसे क्या कहा जाता है सर, वैकल्पिक मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैकल्पिक मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है, विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमियों निजी निवेश से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, बताइएगा। 27 का आंसर दीजिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो 4थी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अनुमान रखा गया था लगभग 5.7 का, लेकिन कितना हुआ, 3.3% हुआ। 3.3% जो ही लक्ष्य निर्धारण हुआ, इसके मतलब क्या है, वास्तविक लक्षित से विकास दर कम रही। आपसे पूछा जा सकता है कि सर पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या आया, तो पंचवर्षीय योजना स्थान पर नीति आयोग आता है। नीति आयोग आता है, नीति आयोग आपका आता है जो कि 2015 में आता है। नीति आयोग के बारे में भी हमने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं वहां सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में। नेक्स्ट आप बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख की नियंत्रण विधि नहीं है। मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है, बैंक दर, नगद प्राच्छित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात या बचत खातों पर ब्याज में बढ़ोतरी। 29 का आंसर दीजिएगा, तो बचत खातों में ब्याज में बढ़ोतरी जो है एक मात्रात्मक साख का नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा, तरलता अधिमान सर क्या होता है, बताइएगा। तरलता अधिमान सर क्या होता है, परिसंपत्तियों को नकदी रखने की इच्छा, लिक्विडिटी, जिसे आप लिक्विडिटी कहते हैं भाई, जिसे आप कैश में तुरंत कन्वर्ट करा दें, वह क्या है, लिक्विडिटी है। तरलता वही तो है। तो अब यहाँ पे बताइएगा आंसर आपका 30 का सही कौन सा हो जाएगा।
तो संपत्ति रखने की इच्छा ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने हेतु परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किया गया। सुपर कंप्यूटर है, भारत का निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कहीं कहीं परम 8,000 मिलता है और परम 10,000 मिल रहा है, ऑप्शन एक ही मिलेगा, तो परम 10,000 भी मिल सकता है और परम 8,000 भी मिल सकता है। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 10,000 था, जो सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया। और यह कहाँ की कंपनी थी? या पुणे की कंपनी थी, हमने पढ़ा भी रखा है। तो सीडेक कंपनी पुणे की होती है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर होता है जिसका निर्माण सीडेक द्वारा होता है। नेक्स्ट बताइएगा, डीटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डिलीटॉप पब्लिशिंग या डिस्कीटॉप पब्लिशिंग या डेवलपमेंट पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग अगर आपने आंसर दिया 32 तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 32 का क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य सर क्या होगा? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पूंजों में तटस्थता या विश्व में शांति एकता लाना या तृतीय विश्व युद्ध की शक्ति होना। बताइएगा 33 का आंसर देना है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति पूंजी तटस्थता हो जाएगा। शक्ति पूंजी तटस्थता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब होती? 24 अक्टूबर 1945 को होती। सर 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और भारत 1945 में ही सदस्य बन जाता है। कब बनता है सर? भारत 1945 में ही आपका सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 14 सितंबर को, 21 सितंबर को या 30 सितंबर को? 35 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो 21 सितंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावना बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना या विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना, प्रतिबंधों की समाप्ति या व्यापार के केंद्र स्थापित करना। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य आपको बताना है, तो विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो कौन सा दिया जाएगा? इसमें आप फिल्मों में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, जबकि जो है पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? खेल के प्रशिक्षण में दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या दिया जाएगा? खेल क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे जो है पहला नोबेल पुरस्कार बताइएगा? जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार, एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? सर एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए मिलता है। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रथम किसे मिलता है? बताइएगा प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? अमर्त्य सेन को मिलेगा। अमर्त्य सेन को मिलता है, अमर्त्य सेन को मिलेगा, अमर्त्य सेन को मिलता है। अमर्त्य सेन को मिलता है, वो कब मिलता है? अर्थशास्त्र के मिलता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहला किसे मिलेगा? अमर्त्य सेन को मिला था। और पूछा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा, नोबेल कमेटी द्वारा या विश्व बैंक द्वारा। 38 का आंसर दीजिएगा, तो आपका स्वीडिश सेंट्रल बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 39 का आंसर दीजिएगा, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा मूर्ति साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से था? संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध सर किस नृत्य से था? यह आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो ओडिसी नर्तक थी। क्या थी? एक ओडिसी नर्तक थी। एक क्या थी? ये संयुक्ता पाणिग्राही पूछे तो यह की थी? ओडिसी नर्तक थी। नेक्स्ट बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन होती हैं? 7 महासागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन होती है? चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजू या प्रिया संभाग। 41 का आंसर दीजिएगा, तो बूला चौधरी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 प्रमुख महासागरों को पार करने वाली प्रथम महिला। नेक्स्ट बताइएगा, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? 42 का आंसर दीजिएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो बास्केटबॉल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्री थ्रो का संबंध किससे हो जाएगा? बास्केटबॉल से हो जाएगा। स्पेल ऑन द टाइगर किसके द्वारा लिखी गई?
स्पेल ऑन द टाइगर किसके द्वारा लिखी गई? जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटगोमरी या अब्दुल सेठी? बताइएगा। 43 का आंसर आपको देना क्या हो जाएगा? तो सैयद माउंटगोमरी द्वारा स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट बताइएगा, रंग वर्णनता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक है, उपार्जित है, आनुवंशिक है या जन्मजात है? तो रंग वर्णनता जो होता है या आनुवंशिक रोग होता है। क्या होता है? रंग वर्णनता क्या होगा सर? आनुवंशिक रोग होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, बेरी बेरी भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है सर कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? सर कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो आपका होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट बताइएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम नियासिन है, पायराडॉक्सिन है, साइनोकोबालामिन है या राइबोफ्लोविन है? 46 का आंसर आपको देना है, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो विटामिन B6 का नाम पायराडॉक्सिन होता है। साइनोकोबालामिन अभी हमने बताया आपको विटामिन B12 का नाम होता है, जिसमें आपको कोबाल्ट मिलता है। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट मिलता है विटामिन B12 आपका हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फेरल ने या कापरनिकस ने? 47 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के चोट लगने के बाद काफी समय तक रक्त लगातार बहता रहता है? डाउन सिंड्रोम के कारण, टर्नर सिंड्रोम या हीमोफीलिया या फेनिलकीटोन्यूरिया? बताइएगा। 48 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया के कारण क्या है? पीड़ित व्यक्ति बाद में भी क्या है? रक्त लगातार आपका बहता रहेगा। नेक्स्ट बताइएगा। 49 का आंसर दीजिएगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होगा? साइट्रिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? 49 का आंसर दीजिएगा। तो सर क्या होगा? दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो होता है आपका क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सर चींटियों में पाया जाता है, खास करके लाल चींटियों में। क्या होता है? लाल चींटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है साइट्रिक अम्ल का प्रयोग पूछा जाएगा या बता दें जो एसिटिक अम्ल बताइए। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किस में होता है? विलायक के रूप में होता है। किस में होता है सर? विलायक के रूप में एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है, विलायक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 50 नंबर का, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जिंडर एवं लेडरबर्ग ने, लेडरबर्ग व टेटम ने, वाटसन न्यूक्रिक ने, ल्यूएनहाग ने? तो जिंडर एंड लेडरबर्ग ने की थी। 50 क्वेश्चन हमने आपको कराए और बेस्ट से बेस्ट कराने का प्रयास किया है। तो अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो चैनल को तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई जानकारी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड या कोई भी अगर न्यूज आती तो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको अपने भविष्य को सुनिश्चित करने में स्टडी संग्राम आपकी मदद कर सके। अगर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। तो अंत तक जुड़े हैं तो आप जाकर के सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी की क्लास को देख सकते हैं।